हेलो स्टूडेंट्स, तो ट्वेल्थ फिजिक्स का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है ये। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर ईएमआई, इसको हम ईएमआई बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ईएमआई लेक्चर को आप स्टार्ट कर दें। तो मैग्नेटिक और अभी मैग्नेटिज्म है वो थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा उसके साथ साथ एक एक वीडियो लेकर हम उसको भी कंप्लीट करते रहेंगे और साथ के साथ हम ईएमआई को ले लें ताकि ईएमआई और एसी हो जाए तो आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड के अनुसार आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत ही नई चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्या होता है ईएमआई बहुत सुनते हैं हम ईएमआई, क्या है ईएमआई। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम ईएमआई और पढ़ते हैं फुल कंसेप्ट के साथ। और जब आप इस लेक्चर को ख़त्म करोगे तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा, आपके सब डाउट्स क्लियर होंगे ईएमआई। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ईएमआई। ठीक है, ये बैंक वाली ईएमआई नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि हम साइंटिस्टों ने देखो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके देखे कि पहले साइंटिस्टों ने देखा कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर साइंटिस्टों ने देखा कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो रिवर्स प्रोसेस थी। तो वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर करके देखे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है नहीं होता, क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं हमें, और उस चेंजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा एक्सपेरिमेंट पर होगा, तो हम दोनों तरह से पढ़ेंगे इसको, एक्सपेरिमेंटली जैसे हम समझते हैं, और उसके बाद जो बुक में एक्सपेरिमेंट लिखे हैं फैराडे और हेनरी के, उनको भी करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा आपका सिंपल सा मतलब एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट, और इसे हम दूसरे कंसेप्ट से ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ईएमआई। तो देखिए साइंटिस्टों ने क्या क्या ऑब्जर्व करा, ये हम आपको बताते हैं कि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करा कि मैग्नेटिक फील्ड ली उन्होंने एक, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन तो बहुत करे थे लेकिन हम वो बता रहे हैं जिनसे कुछ हुआ उनमें। तो मैग्नेटिक फील्ड ली, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ली और इसके अंदर एक लूप रख दिया ऐसे, जिसका एरिया, ठीक है भाई, इसकी रेडियस आर, तो एरिया भी हो गया, और जो एरिया है वो भी कांस्टेंट रखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि इस लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि पहले ऑब्जर्वेशन में I इक्वल्स टू 0, उन्होंने देखा कि भाई इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड लिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें एक करंट कैरिंग लूप रख दिया और उसका एरिया भी कांस्टेंट ही रखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि इस पर कोई इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने देखा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी यहाँ पर कोई करंट इसके अंदर फ्लो नहीं हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन करा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने, फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड ली उन्होंने और उसमें फिर एक लूप रखा। ठीक है, और लूप का एरिया अब भी कांस्टेंट ही रखा उन्होंने, लूप का एरिया अभी भी कांस्टेंट रखा, लेकिन जो v है b को चेंज करा, यानी b को इंक्रीज करा या डिक्रीज करा। ठीक है, b चेंज, आप मान सकते हैं b क्या करी, b चेंज करी इन्होंने, b को करा चेंज। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। तो b जैसे ही चेंज करा तो इस लूप में करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो हुआ। अब इस लूप में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, डायरेक्शन अभी हम बाद में सीख लेंगे, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बस अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि करंट फ्लो हुआ और नहीं हुआ, यानी I इक्वल्स टू 0 और I नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा है? डायरेक्शन के बारे में अभी पढ़ेंगे हम आगे, लेंज लॉ आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि करंट फ्लो हुआ, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहां पर करंट फ्लो हुआ, यानी I नॉट इक्वल टू 0, तो उन्हें ऑब्जर्वेशन मिला। अगर B कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, तो इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। उन्होंने A को कांस्टेंट रखा लेकिन B को चेंज करा तो करंट फ्लो हुआ, यानी I नॉट इक्वल टू 0 हुआ। फिर थर्ड एक ऑब्जर्वेशन करा उन्होंने, इस बार उन्होंने B को कांस्टेंट कर दिया और A को चेंज करके देखा। अरे सर में इस बार क्या किया उन्होंने
कि बी को तो रखा कांस्टेंट, लेकिन जो एरिया है इसको चेंज कर दिया, यानी कुछ उन्होंने सपोज करो फोर्स लगाई होगी, प्रेस करा या स्ट्रेस करा, ए को चेंज करा, ए चेंज, तो भी करंट फ्लो हुआ, तो भी करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फिर भी फ्लो हो गया। अब उन्होंने और ऑब्जर्वेशन करके देखी, ठीक है, उन्होंने किए तो बहुत एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन हम वो बता रहे हैं कि जिनसे कुछ रिजल्ट आया निकलकर। फिर रखा मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने, ठीक है, बी को कांस्टेंट का रखा और एरिया को भी कांस्टेंट करा, लेकिन इसको बी वेलोसिटी से मूव कराया ऐसे आगे, ठीक है, इसको ऐसे मूव कराया, तो भी करंट नहीं फ्लो हुआ। इसको ऐसे घुमाया इसमें आगे, तो करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है, इसको बी स्पीड से ऐसे घुमाया तो करंट फ्लो नहीं हुआ। आ रहे समझ में, बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, जब इस लूप को चलाया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने आगे, बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, लेकिन इस लूप को इस बार उन्होंने ऐसे रोटेट कराया ओमेगा से, ठीक है, ऐसे रोटेट कराया, तो उन्होंने देखा कि करंट फ्लो हुआ। आया कुछ समझ में ऑब्जर्वेशन क्या क्या की है, दोबारा समझ लेते एक बार। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लूप एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट, तो इस लूप के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, एरिया को कांस्टेंट रखा, तो करंट फ्लो हुआ। फिर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, एरिया को चेंज करा, तब भी करंट फ्लो हो गया। फिर उन्होंने इस लूप को ऐसे घुमाया तो करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन रोटेट कराया ऐसे तो करंट फ्लो हुआ। आ रहा है समझ में, क्योंकि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है आप समझ रहे हो, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और एरिया का जो एंगल है वो चेंज नहीं हुआ। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एरिया भी ऐसे, तो उसका कोई एंगल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का एंगल चेंज होगा, तो जैसे ही बी और ए के बीच का एंगल चेंज हुआ तो करंट फ्लो हुआ। यहाँ पर बी और ए के बीच का एंगल चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ तो करंट फ्लो हुआ। तो उनके दिमाग में आया कि अगर बी चेंज करा तो करंट फ्लो हुआ, ए चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ, बी और ए के बीच का एंगल चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ, ठीक है, बी और ए के बीच का एंगल चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ। तो उन्हें समझ में आया कि ये तो कुछ पढ़ी, ये तो कुछ समझी सी चीज़ है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भाई उन्होंने ये चेंज करा, ये चेंज करा, जब भी आया तो उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब उन्हें समझ में आया कि तो फ्लक्स होता है। भाई फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बस वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सेम उन्होंने बोला अच्छा फ्लक्स चेंज करा तो अब मिला उन्हें, यानी कुल मिलाकर क्या चेंज हुआ, टोटल फ्लक्स चेंज हुआ। भाई बी चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ, ए चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ, इनके बीच का बी और ए के बीच का एंगल चेंज करा तब भी करंट फ्लो हुआ। इसका मतलब बी चेंज ए चेंज कॉस थीटा, तो ये है क्या, रिलेटिव विद फ्लक्स है। तो उनके दिमाग में आ गया अच्छा अगर किसी लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो उसके अंदर करंट फ्लो होता है। अरे सर में अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट, अगर वो क्लोज लूप है, ठीक है। तो इफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ लूप देन एन ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी लूप के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर वो लूप क्लोज फॉर्म में है तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लक्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी केवल हम इतना पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम अभी आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे कंपेयर करेंगे, तो पूरी कहानी पढ़ेंगे। अभी तो हम बस ये समझ रहे हैं कि आई कैसे, कहाँ कहाँ हमारा जो करंट है वो प्रोड्यूस होता है। तो बी चेंज करा तो प्रोड्यूस हो गया, ए चेंज करा तो प्रोड्यूस हुआ, और बी और ए के बीच में एंगल चेंज करा तो भी करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो बाद में साइंटिस्ट को समझ में आया कि इसका मतलब ये क्या है कि अगर हम किसी भी लूप का फ्लक्स चेंज कर दें तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इस करंट को बोलते थे इंड्यूस करंट। आ रहा है समझ में, इस करंट को क्या बोलते थे, इंड्यूस करंट। और इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस थी उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आई आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने समझा। अब आपको हम जो बुक में दिए हुए हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, ठीक है, वो क्या है। बाद के तो यही है एक्सपेरिमेंट तो रियलिटी में, तो इन्हें समझना था, लेकिन हम अकॉर्डिंग ऑफ बुक भी समझा देते हैं आपको। तो बुक में लिखा हुआ है एक टॉपिक आपका, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करा था वो करा था करंट इंड्यूस बाय ए मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करके देखा इन्होंने, करंट इंड्यूस बाय अ मैग्नेट। ठीक है, करंट इंड्यूस बाय अ मैग्नेट। अब इन्होंने क्या करके देखा, देखिए इन्होंने एक नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल ली। ठीक है, एक कॉइल ली, कॉइल बना लें एक, और इसमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक कॉइल ली, नंबर ऑफ टर्न्स की, एन नंबर ऑफ टर्न्स थे इस कॉइल के अंदर, और इसमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर उन्होंने। ठीक है, गैल्वेनोमीटर समझ में आ रहा है आपको? ऐसे करके क्या काम होता है गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द करंट, यानी जैसे इस कॉइल में अगर करंट, स्मॉल करंट भी फ्लो होगा तब ये डिटेक्ट कर जाएगा, जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन से फ्लो कर जाएगा। ठीक है जी, तो उन्होंने ये सेटअप रखा और इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, ऐसे करके, और उन्होंने क्या किया कि बार मैग्नेट को ऐसे पहले नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लेकर आए। ठीक है, तो जैसे ही वो इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर आए ऐसे करके यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। जैसे ही मैग्नेट को पास लाए इसको, तो इसमें क्या हुआ कि कॉइल के अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, कॉइल के अंदर क्या आया, एक डिफ्लेक्शन। भाई यहाँ से यहाँ से क्या निकली होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया होगा, तो इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे करके। तो जब भी जैसे ही उन्होंने वो नॉर्थ पोल को इसके पास लाए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। सपोज करो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस टाइप से हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन था ये टेम्परेरी था। टेम्परेरी समझ रहे हो, यानी ये डिफ्लेक्शन तभी तक था जब तक हम इस कॉइल को मोशन में लाते थे। बस ऐसे मोशन में रहती थी कॉइल तो डिफ्लेक्शन रहता था, हम कॉइल को पास रखते थे तो डिफ्लेक्शन फिर खत्म हो जाता था, फिर हम कॉइल को पीछे ले जाते थे, फिर डिफ्लेक्शन दिखाई देता था अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये करके देखा उन्होंने। फिर क्या करके देखा कि उन्होंने अब मैग्नेट के जो पोल्स थे उनको चेंज किया। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा मोशन में करा के देखा तो करंट फिर फ्लो हुआ, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। आ रहा है में, करंट फिर फ्लो हुआ लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी पहले अगर इसमें एक डिफ्लेक्शन में ऐसे दिखाया तो इस बार डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाया इसने,
और फिर इसको वापस ले गए तो फिर डिफ्लेक्शन वापस आया। तो करंट केवल तब तक होता था जब तक कि मैग्नेट मोशन में होती थी, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल सा लिखा कि व्हेन द मैग्नेट इज इन मोशन करंट इंड्यूस इन कॉइल ठीक है। जब भी मैग्नेट मोशन में रहती थी करंट कॉइल के अंदर इंड्यूस होता था। ये टेम्परेरी इफेक्ट था, पास रख देते थे फिर बंद हो जाता था, वापस ले जाते थे फिर डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता था इन अपोजिट सेंस। अगर सपोज करो ऐसे लाए तो डिफ्लेक्शन ऐसे, वापस ले गए तो डिफ्लेक्शन ऐसे, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन दिखाई देता था। यानी बस उन्होंने देखा कि अगर करंट को हम इस कॉइल के पास मोशन में रखें ऐसे करके तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उस करंट को बोलते थे वो इंड्यूस करंट, क्योंकि ये कैसी कॉइल है, क्लोज कॉइल है। तो ये पहला था उनका करंट इंड्यूस बाय ए मैग्नेट। आप आराम से अब इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इजल। ये कभी पॉसिबल था जब मैग्नेट किस में रहती थी, मोशन में। अगर मैग्नेट को रेस्ट में रख देते तो फिर ये करंट खत्म हो जाता था वहीं, ठीक है। जब तक ही चेंज हो जाता था जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते रहे। क्लियर हुआ ये वाला। चलिए इसका नेक्स्ट बनाते हैं डायग्राम। तो हम इसे लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स A coil has n number of turns connect with galvanometer ठीक है, connect with galvanometer and a magnet ठीक है, a magnet। तो when magnet bring close to this coil galvanometer shows deflection ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या दिखलाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता था। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। तो ये डिफ्लेक्शन तभी तक होता था जब तक कि मैग्नेट किस में होती थी, मोशन में। और जब भी वो मैग्नेट के पोल को चेंज करते थे तो डिफ्लेक्शन होता था, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बस वो केवल डायरेक्शन चेंज होती थी। तो डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्शन हम पढ़ लेंगे किधर किधर डायरेक्शन होती है। लेकिन इंड्यूस करंट कब तक रहता है, जब तक कि मैग्नेट किस में रहती है, मोशन में। चलिए सेकेंड पढ़ते हैं इसका हम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था इनका करंट इंड्यूस बाय करंट। करंट इंड्यूस बाय करंट, ठीक है। करंट इंड्यूस बाय करंट का क्या मतलब है, मतलब करंट से करंट को इंड्यूस करना, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या था, मैग्नेट के द्वारा इंड्यूस करंट। इसमें करंट से करंट को इंड्यूस करना होता था। तो करंट से करंट को कैसे इंड्यूस करेंगे, तो उन्होंने देखिए वही सेटअप बनाया कि एक कॉइल ले ली उन्होंने, इसमें वही गैल्वेनोमीटर लगा दिया, फिर ऐसे करके एक और कॉइल ली, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ऐसे, ठीक है। इस कॉइल में भी सेटअप लगा लिया, बैटरी लगा ली जिससे इसमें करंट फ्लो हो जाए। अब उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को इस कॉइल के पास लेकर आए। ये मान लो सपोज करो कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, ठीक है। अब उन्होंने इसको ऑन किया, इसमें करंट फ्लो हो गया, और इस कॉइल को इस कॉइल के पास लाए। जैसे ही वो इस कॉइल के पास लाए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इसका मतलब है टच नहीं करा, बस इसके पास लेकर आए हम, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करा, इसका मतलब इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ। फिर इसको वापस ले गए तो गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखाया अपोजिट डायरेक्शन में।
लेकिन इसमें भी करंट कभी तक होता था जब तक कि ये कॉइल किस में होती थी, मोशन में। आ रहे समझ में? ठीक है, तो करंट को जब मोशन में रखते थे तो उसमें इंड्यूस करंट होता था, करंट कॉइल को यहीं छोड़ देते थे, फिर करंट फिर बंद हो जाता था, फिर इसको वापस लेकर जाते थे, फिर डिफ्लेक्शन दिखाई देता था। तो इससे सिंपल सा मतलब है कि when coil 2 brings near to coil 1, galvanometer shows deflection। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता था, डिफ्लेक्शन शोज करता था। इसका मतलब इसके अंदर इंड्यूस करंट आता था। दिस deflection only find when coil 2 is in motion। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन बस जब तक रहता था जब तक कि कॉइल मोशन में होती थी। अगर हम इस कॉइल को यहाँ छोड़ दें तब ये डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता था, और कॉइल को पीछे ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन होता था, फिर बंद हो जाता था। तो ये केवल तभी होता था जब इसमें हम इसको मोशन में रखें। तो बिल्कुल सेम मैग्नेटिक वाला ही टर्म्स था, मैग्नेट को भी हम मोशन में रखते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता था। ऐसी इसके लाने से भाई ये क्या प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करती है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस हुआ, उस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो ये सेकंड प्रोसेस थी इनकी। थर्ड प्रोसेस और थी इनकी, एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इन्होंने थर्ड। ठीक है, एक और दिखाया इन्होंने, करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट, करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट। इसमें क्या किया इस बार उन्होंने, भाई अब इन्होंने दोनों बार जो एक्सपेरिमेंट करे, मैग्नेट वाला भी करा और कॉइल वाला भी करा, तो इसमें क्या करा उन्होंने, इन दोनों को मोशन में रखा, मैग्नेट को भी मोशन में रखा तब भी करंट इंड्यूस हुआ, इस कॉइल को भी मोशन में करा तब भी इंड्यूस हुआ। अब उन्होंने सोचा, बहुत से साइंटिस्टों का, नहीं है इस कॉइल को अब यहीं रोकना है आपको, अब आपको इसको मोशन में नहीं रखना है, अब दिखाइए। तो उन्होंने फिर एक और सेटअप बनाया। उन्होंने देखिए क्या सेटअप बनाया कि यही कॉइल थी, ठीक है, ये तो पहली वाली कॉइल है आपकी जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक और इन्होंने सेटअप बनाया, एक कॉइल ओनली, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कॉइल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, और उसमें उन्होंने वही सेटअप, और यहाँ आपके इस बार उन्होंने एक स्विच और लगा लिया, टेपिंग की जैसे बोलते हैं, उन्होंने क्या लगा लिया, टेपिंग की। ठीक है, और इसको इसके पास रख दिया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि अब इसको ऑन ऑफ करना शुरू किया, टेपिंग की को। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने इसको ऑन किया तो आपको पता है ऑन करने से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका बढ़ेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट आ गया, उस करंट का नाम इंड्यूस करंट। तो गैल्वेनोमीटर ने फिर डिफ्लेक्शन दिखाया। भाई जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन करा तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, फिर वो डिफ्लेक्शन बंद हो गया, फिर उन्होंने ऑफ कर दिया इसको, तो डिफ्लेक्शन फिर हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी वो टेपिंग की को ऑन ऑफ करते थे तभी इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता था, जब वो उसको छोड़ देते थे फिर नहीं दिखाई पड़ता था। हो क्या रहा था आपको समझ में आ रहा है अब भी? भाई ऑन करने पर क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा कॉइल में, जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने से गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, सोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन। तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन only when the taping key
टेपिंग की इज इन ऑन एंड ऑफ मोड कंटिन्यूसली। ठीक है, ऑन ऑफ मोड, अब इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है चेंज, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इसमें इंड्यूस करंट आएगा। तो ये तभी दिखाती थी जब हम ऑन ऑफ करते थे। प्रोसेस अब भी वही हो गई, आपको समझ में आ रहा है, ऑन ऑफ पे। ठीक है, पहले वो मोशन में करते थे, अब उन्होंने ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। ऑन ऑफ करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसका फ्लक्स चेंज होने का कारण तुम्हें पता ही है, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो थे ये फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जो आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो मैंने बुक वाले एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिए और आपको पहले वाले समझा भी दिए, तो बहुत पहले वाले से बहुत ही सिंपल समझ में आ गया होगा कि उन्होंने देखा कि अगर बी कांस्टेंट रखें और ए कांस्टेंट रखें तो लूप में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जब उन्होंने बी को चेंज करा, ए को कांस्टेंट रखा तो भी करंट फ्लो हुआ, बी को कांस्टेंट करा, ए को चेंज करा तो भी करंट फ्लो हुआ। फिर उन्होंने कॉइल को मोशन कराया, लेकिन बी और ए का एंगल चेंज नहीं कराया, जैसे ही कराया तो भी करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने बी और ए के बीच का एंगल चेंज करा दिया तो भी करंट फ्लो हुआ। तो उन्हें समझ में आया कि भाई बी चेंज कराएंगे तो करंट, ए चेंज कराएंगे तो करंट, और बी और ए के बीच में एंगल चेंज कराएंगे तो भी करंट। तो इसको क्या बोलते थे, फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है आपका, अब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉपिक में हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट, और उससे पहला कंसेप्ट कि इंड्यूस करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमें समझ में आ गया कि जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, जो उस चेंज का अपोज करता है। आ रहा समझ में, जो उस चेंज का अपोज करता है, और वो कब तक रहता है, जब तक कि उसमें चेंज हो। जब चेंज खत्म हो जाएगा तो वो खुद खत्म हो जाता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का काम है उस चेंज का अपोज करना। और अगर वो जो कॉइल है, अगर वो क्लोज लूप में हो तो उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। और इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। और अगले कंसेप्ट में हम लेकर आएंगे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और उसके बाद फैराडे लॉज और आपको लेंज लॉ, सभी चीज़ पढ़ाएंगे इसमें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।